हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो से ग्रेड 9 ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा इस चैप्टर का ये वीडियो। तो आज हम इस जो क्लाइमेट के फिनोमिना के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का कंसर्न इस तरह से रहता है सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, डिफिकल्ट है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि जब तक ये हमारा चैप्टर एंड होगा आप इस तरह मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि ये चैप्टर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। डेफिनेटली हम डिफाइन कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है यहां स्नोफॉल क्यों होती है और यहां जो क्लाइमेट है सेम ही क्यों रहता है। एक चीज बताता हूं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम गर्मियों में बहुत गर्मी फील करते हैं क्योंकि टेम्परेचर इस तरह से रहता है, और विंटर में बहुत ठंड पड़ती है। पर अगर दूसरे साइड में जाएं, जैसे हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, केरला का एरिया हो गया, यहाँ विंटर और समर दोनों का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। यहाँ ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, इक्विटेबल रहता है। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से पूरी अच्छी तरह डिटेल में समझ पाएंगे कि क्लाइमेट जो है इंडिया का किस तरह के, कहां रेनफॉल ज्यादा होती है, क्यों होती है, किस जगह पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्यों पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, वो क्यों पड़ती है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। लेट अस स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर, ग्रेड 9 का ज्योग्राफी चैप्टर क्लाइमेट, एंड दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। यस, तो मैंने आपके लिए सेटअप पहले करके रखी है। तो सबसे पहले हम पहले इस वर्ड का मीनिंग ही निकाल लेते हैं, क्लाइमेट। ये भी पहले मैं रब कर दूं। हम अक्सर रूप में दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। अब मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल है। अब इस सर्कल से हमें क्या पता चलता है, ये सर्कल ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये देखेंगे कि सर्कल बी इज द पार्ट ऑफ सर्कल ए, नो। अब सारे का सारा ए सर्कल है जो दैट इज पार्ट ऑफ सर्कल बी, तो ये बोला जा सकता है द सर्कल ए इज द पार्ट ऑफ सर्कल बी। इसी तरह से अगर ए को हम माने वेदर और सर्कल बी को क्लाइमेट, तो आपको मीनिंग अच्छी तरह से समझ आएगा। वेदर क्या होता है कि डे टू डे, टाइम टू टाइम जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड वेदर। जैसे मॉर्निंग के टाइम में, आजकल जैसे अक्टूबर का मंथ है, मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, फाइन, और दिन के वक्त में गर्मी रहती है। ओके, तो यहां मैंने कितने समय की बात की, सिर्फ एक दिन में जो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से चेंज हो रही है, मॉर्निंग में इवनिंग में ठंड है, रात को ठंड है, और डे टाइम में गर्मी रह रही है। तो ये स्मॉल टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम की कैलकुलेशन है वेदर, और स्मॉल प्लेस की, एक छोटे से एरिया की। मान लो मैं पंजाब में रहता हूं, ठीक है, मैं पंजाब के बारे में बता रहा हूं, पर्टिकुलर जिस सिटी में रहता हूं मैं उसकी चीज बता रहा हूं आपको कि मॉर्निंग में और इवनिंग में ठंडा मौसम रहता है, और जो है दोपहर के टाइम में वहां अब गर्मी रहती है। पर ये तो बात कर ली डे टू डे, ठीक है, स्मॉल टाइम, स्मॉल प्लेस, ठीक है, और यहां पर क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, चेंज।
ओके, थोड़े ये जो वेदर है ये डायनामिक होता है, ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। मान लो मैं इसी प्लेस की बात करूं तो मॉर्निंग में अलग है, आफ्टरनून में अलग है और इवनिंग में अलग है, फाइन। और अगर बात करें क्लाइमेट की, इसमें खास चीज होती है लॉन्ग टाइम, ठीक है, बिग प्लेस, प्लेस नहीं बोल सकते, एरिया, एंड माइनर चेंज, माइनर या नो चेंज। अब मैंने नो चेंज क्यों बोल दिया? क्वेश्चन पूछता हूं, दो सिटीज के नाम बता रहा हूं क्वेश्चन में, वन इज शिमला एंड वन इज जैसलमेर। तो दोनों में से गर्म क्लाइमेट किसका है? ठीक है, तो डेफिनेटली आपके मन में आएगा जैसलमेर राजस्थान ये रहा, तो यहाँ का जो इलाका, यहाँ का क्लाइमेट है वो गर्म है। क्या जैसलमेर में ठंड नहीं पड़ती? टू बी वेरी फ्रैंक, रात के टाइम में रजाइयां उड़ के सोना पड़ता है वहां पर, तो फिर भी हमें जैसलमेर को गर्म मानते हैं। अब बात करते हैं शिमला की, दिस इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला। तो वहां डे टाइम में, समर सीजन में वहां गर्मी भी रहती है, ऐसा नहीं कि हर वक्त वहां स्नोफॉल होती रहती है, लोगों को सर्दी लगती रहती है। तो कुल मिला के जो क्लाइमेट है ये सम टोटल होता है लॉन्ग टाइम का, बहुत सारे समय के जो है वेदर कंडीशन को कैलकुलेट करके, अप्रोक्सीमेट 30-35 साल का कैलकुलेट करके बड़े एरिया को तो टेम्परेचर निकाल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वेदर जो होता है ये डायनामिक है, एक छोटी सी प्लेस का, और किसी दिन में किसी भी टाइम को कैलकुलेट करके वेदर कंडीशन निकाली जा सकती है, पर ये ओवरऑल होता है। इसमें गर्मियां भी काउंट होती है, समर भी, रेनफॉल भी, प्रेसिपिटेशन भी, स्नोफॉल भी, सारा कुछ कवर हो गए। उसका जो सम टोटल निकलता है 30-35 साल का, तो उसमें उसे बोला जाता है क्लाइमेट। दैट्स व्हाई इसमें माइनर चेंज होती है या कोई चेंज नहीं होती, फाइन। तो वेदर लगा लीजिए चाहे क्लाइमेट लगा लीजिए, दोनों के एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं, दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं। वन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा विंड्स, चौथा रेनफॉल, पांचवा लीफ, ठीक है। या फिर लैटिट्यूड भी हो सकता है कि होता ही है। तो इन दोनों की एलिमेंट सेम है वेदर के कंडीशन की, पर ये स्मॉल टाइम को कैलकुलेट करता है, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड वेदर। अगर उसे ब्रॉड रूप में हम कैलकुलेट करें, बड़े प्लेस पर, बड़ा एरिया और ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड क्लाइमेट। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर एक गर्म जगह है और शिमला एक ठंडी जगह है। वाई? क्योंकि यहां जो कैलकुलेशन की है 30-30, 35-35 साल की हुई है, उस कैलकुलेशन के बेस पर शिमला जो है एक ठंडा प्लेस मिलता है और जैसलमेर राजस्थान वो गर्म प्लेस में कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश इंडिया की, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा वेरिएशंस इन इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया के क्लाइमेट में वेरिएशंस है क्या, कौन कौन सी है? सबसे पहले हम ये चैप्टर, ये टॉपिक है जो
शुरू करने से पहले मैं आपको चीज ये दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट चीज है इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड द लोकेशन इज साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड इमीडिएटली ऑन द हेड इंडियन ओशन है। इंडिया लोकेटेड इमीडिएटली ऑन द इंडियन ओशन। ठीक है, यहां पर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हिमालय है। फाइन, ये चीजें पहले आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, ये चीजें अब इंडिया यहां से ये जा रही है ये जो लाइन निकाली है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा ग्लोब में मैं बना देता हूं। ये बन गई 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ है आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब इंडिया की लोकेशन है जो ये प्राइम मेरिडियन बना ली मैंने, इंडिया की लोकेशन इस तरह से। ठीक है, तो इंडिया हाफ इंडिया यानी ऊपर वाला हिस्सा ये सारा इंडिया आ जाता है टेम्परेट जोन में या सब ट्रॉपिकल जोन में, और इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज लाइज इन टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट में जो वेरिएशन है उसके बारे में। आपको पहले इंडिया की लोकेशन बताना, रिकॉल करवाना बहुत जरूरी था ताकि मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं और आप लोग भी अच्छी तरह से इसे ग्रास्प कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले इंडिया का जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आपको बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ये मॉनसून टाइप ही क्यों कहा जाता है, पर हम इसे बेस मानते हैं पहले। द टाइप ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं समर्स की। मैं एक ही सीजन की बात करूंगा और उस सीजन में मैं दो जगह की बात करूंगा, प्लेसेस की, तो वहां पर जो रहेगा टेम्परेचर या वेदर रहेगा उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस रहेगा। तो दूसरा पॉइंट इन समर्स। समर्स में क्या होता है कि जैसलमेर राजस्थान में या राजस्थान डेजर्ट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और पहलगाम जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन राजस्थान एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन पहलगाम जे एंड के। देखो सिर्फ समर सीजन की बात कर रहे हैं यहां पर। समर सीजन में ही जो है राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, हाई हो जाता है, और उसी टाइम के दौरान पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में तो टेम्परेचर 20 डिग्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंटर्स में। ये रब कर दूं, थोड़ी स्पेस की कमी रहेगी। ये पॉइंट नंबर 2 है, अब मैं पॉइंट नंबर 3 लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इन विंटर्स। ठीक है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड इन द्रास
in Jammu and Kashmir and plus 22 degrees centigrade in केरला, या केरला की कैपिटल लगा लेते हैं थिरुवनंतपुरम। अब विंटर में क्या हो रहा है, यहाँ -45 है, यहाँ +22 है, तो डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में 67 सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, इतना ह्यूज डिफरेंस है टेंपरेचर में। ठीक है, समर विंटर की बात हो गई। अब बात करते हैं, ये तो सीजन के वाइज हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड टेम्परेचर ऑफ नाइट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात कर ले। पहले मैं सिर्फ कर दूं, अब मैं पॉइंट नंबर 4 लिखने लगा हूं। पहले मैंने सीजन्स की बात की, पॉइंट नंबर 4 में बात करूंगा डिफरेंस between temperature of day and night। ठीक है, तो बात करते हैं पहले राजस्थान की। डे टेम्परेचर कितना हो जाता है उस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, देख लो इतना अप एंड डाउन जाता है डे नाइट में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं केरला एंड अंडमान एंड निकोबार, ये मैं एब्रिविएशन में लिख रहा हूं। यहां पर हार्डली एनी डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर आप डे और नाइट के टेम्परेचर के डिफरेंस को आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में डे टाइम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, नाइट का डाउन होके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। अब केरला की बात करें, केरला में और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में डे और नाइट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, ये रहेगी टेम्परेचर की बात। नंबर 5 पॉइंट पे हम करेंगे रेनफॉल। ठीक है, मैं इतने दुनिया के 7 में सबसे बड़े कंट्री के बारे में बता रहा हूं जो इसमें खुशकिस्मती से हमारा बर्थ हुआ है। पॉइंट नंबर 5। अब बात करते हैं एनुअल रेनफॉल। ठीक है, मेघालय की बात करें तो यहां एनुअल रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर्स। ठीक है, लद्दाख की यहां 10 cm तक भी हो जाती है। अब देखो रेनफॉल में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है जी, अब रेनफॉल यहां पर कितनी ज्यादा होती है, कितनी कम होती है, इसके बिना एक और फैक्ट है, पॉइंट नंबर 6 में आपको बताता हूं मैं। सीजन ऑफ रेन। ठीक है, अब पहले तो मैंने बताया क्वांटिटी का, अब सीजन की बात करूंगा रेनफॉल की। तो ज्यादातर जो इंडिया में है, ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया उसका उसमें रेनफॉल कब होती है, जून टू सितंबर मंथ। ठीक है, नॉर्मली सारे देश के ज्यादातर पार्ट्स में इन मंथ्स में मेजर रेनफॉल होती है, पर तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में मेजर रेनफॉल होती है। अब देखो पूरा चक्रा गया ना उल्टा ही, यहाँ कब रेनफॉल हो रही है, यहाँ कब हो रही है। नॉर्मली हमने यहाँ पर ये लिख रखा है द इंडियाज क्लाइमेट, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन क्लाइमेट, मॉनसून, पर यहाँ मॉनसून के मंथ में बारिश ही नहीं हो रही। ये है हमारे देश की डाइवर्सिटी। ठीक है जी, अच्छा ये तो रही रेनफॉल की बात। अब बात करें
कहीं जगह पर रेनफॉल हो रही है, कहीं जगह पर स्नोफॉल हो रही है। कहां पर? हिमालयस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं, दीज आर द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डिपेंड्स ऑन प्लेस एंड इट डिपेंड्स ऑन सीजन आल्सो। किसी जगह पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, रेनफॉल की क्वांटिटी का, सीजन का, हर चीज का फर्क है। एंड दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया हैविंग सो मच वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये टॉपिक यहां पर कवर होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे इसे कंट्रोल करने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे कि जिस तरह से अभी हमने बात खत्म की है कि इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन की कितनी ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, अब वो वेरिएशन होने के पीछे जो एलिमेंट्स होते हैं या कंट्रोल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये वैसे तो नॉर्मली आपको पता है, लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, प्रेशर एंड विंड्स हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशियन करंट्स। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज वन ऑफ द मेजर और मेन कंट्रोलर ऑफ क्लाइमेट। चीज बताता हूं, दोबारा फिर मैं अपना ब्यूटीफुल ड्राइंग आपको दिखाने जा रहा हूं। अज्यूम दैट दिस इज ग्लोब, जैसे अज्यूम कर रहा है, रियल में नहीं है। ठीक है, ये ग्लोब है हमारी प्यारी अर्थ, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसे बोला जाता है इक्वेटर। ये रह गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रह गई 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये रह गई आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री साउथ, ये रह गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये रह गया 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। अब स्टूडेंट्स, मैंने मेजर जो 5 लैटिट्यूड है वो आपको शो कर दी है। अब मैं थोड़ी सी लाइनिंग कर रहा हूं। ये वाला एरिया, द एरिया बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल बोला जाता है, टॉरिड बोला जाता है। ठीक है जी, तो जितनी भी सनलाइट आती है, ठीक है, सूर्य की तरफ से, वो ज्यादातर इस हिस्सों में होती है। एक क्वेश्चन शायद आपके मन में आता होगा, व्हाई द डिग्री ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इनकी डिग्री ये वाली ही क्यों होती है? रीजन ये है कि अर्थ की मेनली 2 मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। एक और पोजीशन होती है, आपको बताता हूं, वो टिल्ट पोजीशन होती है। जस्ट अज्यूम दिस वन एज सन, तो अर्थ उसके अराउंड में सर्कल लगाती है। आपको पता है, अपने 6-7 में पढ़ा होगा कि अर्थ रिवॉल्व्स द सन, पर वो ऐसे ऐसे नहीं घूमती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, वो इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो ऐसे रिपीट कर रहा हूं, ऐसे, समझ आ रहा है? तो इस तरह होने के कारण अर्थ का एक हिस्सा, यानी कई बार साउदर्न, कई बार नॉर्दर्न, वो सन के ज्यादा नजदीक हो जाता है। दैट्स व्हाई सीजन की फॉर्मेशन होती है। पर जो ज्यादातर जो सन रेज या सन की हीट रिसीव करता है, ये वाला हिस्सा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन या हीट जोन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बाकी रह गया ये वाला हिस्सा। ये 2 होते हैं, इसे सब ट्रॉपिकल भी बोला जा सकता है।
सब ट्रॉपिकल। अब दो हो गए, इसे बोलेंगे टेम्परेट जोन। ठीक है, ये दो होती हैं, टेम्परेट जोन में बोला जाएगा, सब ट्रॉपिकल में बोला जाएगा। एक होगी ये नॉर्थर्न, एक होगी साउथर्न। ठीक है, जो ऊपर वाली है ये वाली, दिस इज नॉर्थर्न टेम्परेट जोन और ये वाली साउथर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, अब ये वाली जो टेम्परेट जोन्स है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करती हैं। आई टोल्ड यू इन पॉइंट नंबर 3 कि जो जैसलमेर है, जो राजस्थान का हिस्सा है, इसमें दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, शाम के टाइम में टेम्परेचर डाउन आ जाता है। अब इसका कारण आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये टेम्परेट जोन में आ रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट फेस करने को मिलता है। एक्सट्रीम मतलब दिन के वक्त में ज्यादा गर्मी, शाम के टाइम में टेम्परेचर लो, सर्दियों में ज्यादा ठंड, गर्मियों में ज्यादा गर्मी। दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब उसके कंपैरेटिवली मैंने केरला एंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बताया था। अब पहली बार ये चीज देखिए कि ये किसमें आ रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन में आ रहे हैं। फाइन, तो यहां डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस कम रहेगा। ठीक है जी, तो जो चीज मेन फंडा आपको बताना है, जो भी कोई प्लेस इक्वेटर के जितना नजदीक है, ठीक, वहां पर उतनी ज्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, वैसे मैं रेसिस्ट नहीं हूं, पर आपको सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट से बता रहा हूं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इंडिया में, यहां से, ठीक है, तो लोगों की स्किन का कलर चेंज होता जाता है। एक चीज बता दूं, वैसे तो ये चीज बड़ी गलत है, बट मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान में या हरियाणा में या पंजाब में रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां लोगों का जो स्किन का कलर है बहुत ज्यादा फेयर रहता है। ठीक है, और कहना कुल मिला के कहता हूं कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे वाला हिस्सा है, वो सारे का सारा हिस्सा आ जाता है ट्रॉपिकल जोन में, या जिसे बोलेंगे हीट जोन या टॉररेट जोन में। तो जो प्लेस इक्वेटर से जितना नजदीक है वहां उतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब इसमें एक वेरिएशन है कि आप बोलोगे जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान तो इसके ऊपर है, मींस टॉररेट जोन के ऊपर है, पर ये समझिए कि ये जो जगह है इससे पहले राजस्थान आएगा, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वहां वैसे ही क्लाइमेट मिलेगा, ठंड मिलेगी। फाइन, तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट कंट्रोल करने वाला फैक्टर है दैट इज लैटिट्यूड आल्सो, कि जितने ज्यादा डिग्री लैटिट्यूड पर वो जगह है वहां उतनी ज्यादा सर्दी रहेगी। फाइन, दूसरा आ गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब हम इक्वेटर में ये चीज देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हुआ, ऊंचाई। जिस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से जितनी ऊपर है वहां हवा की जो थिकनेस है वो कम होगी और वो जगह ठंडी होगी। एग्जांपल बताता हूं, कहा गया ये रहा, ठीक है, ये जगह इसी बेंगलुरु, ठीक है, इसी के ये नजदीक ऊटी है। चलो हम ये बेंगलुरु पे चलते हैं। बेंगलुरु का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बिटवीन रहता है। आप देखो कि ये वाली जो प्लेस है इट इज इन द टॉररेट जोन, बट यहां फिर भी उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। या हिल स्टेशन है, ऊटी मेरे को अभी मिल नहीं रहा, ठीक है, तो क्योंकि इस जगह की लोकेशन ऐसी है और रिलीफ फीचर ऐसे हैं कि यहां पर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। फाइन, तो एल्टीट्यूड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल
फॉर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम सी जो जगह समुद्र के नजदीक है, ठीक है, उसका इफेक्ट उसके जो कोस्टल एरिया पर बनना जरूर होता ही है। ठीक है। ओशियन में नॉर्मली तीन मूवमेंट्स होती हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ओशियन करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं ना, उसे ओशियन करंट बोलते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो करंट्स है दो टाइप के होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। ठीक है। ये ठंडे पानी की लहर होगी मूवमेंट, एक होगी वार्म पानी की। अब अगर कोल्ड करंट किसी भी जगह पर पहुंचेगा, मान लीजिए कोल्ड करंट यहां से आके चेन्नई में पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहां पर ठंड हो जाएगी। बट इंडिया में कोई भी कोल्ड करंट नहीं पहुंचता। दैट्स व्हाई हमारी 12 की 12 मेजर और 185 185 माइनस रिपोर्ट सारा साल वर्किंग में रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट नहीं पहुंचता। पर अगर इंडिया में कोई कोल्ड करंट पहुंचे तो वहां ठंड हो जाएगी, अगर वार्म करंट पहुंचे तो वहां पर वार्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी प्लेस की जगह जो है, प्लेस है जो वो डिस्टेंस ऑफ सी है, उसी करंट को इफेक्ट करता है, चाहे वो कोल्ड करंट के रूप में करे या वेदर वार्म करंट के रूप में करे। अब ये तो कोस्टल की बात कर रहा हूं। अगर कोई जगह सी में है ही नहीं, जैसे उत्तराखंड लगा लीजिए, उत्तराखंड के पास कोई सी नहीं पहुंचता, तो यहां पर इसका इफेक्ट नहीं जाता। देखो यहां ये वाला जो एरिया दिया था, इस पर सी का इफेक्ट होता है, एक यहां पर सी नहीं है तो यहां पर वो वाला इफेक्ट नहीं जाने वाला। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। ठीक है। चौथा, winds and pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस जगह पर जिस टाइप की विंड चलेगी वो भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। मान लो एक कोल्ड विंड चल रही है, ठीक है, यहां से इस साइड में आ रही है, भाई मैं बना देता हूं थोड़ा सा एरो, तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी? सर्दी। अगर सहारा वाली साइड से विंड हमारे पास इस साइड में पहुंचे, गर्म हवा, तो गर्मी हो जाएगी। ठीक है। तो विंड भी एक रिस्पॉन्सिबल रीजन रहता है कि किसी प्लेस की जो जगह है, जो प्लेस है, उसका क्लाइमेट कंट्रोल कर सके। अब जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया था, जो वेरिएशन वाला बताया था मैंने, तो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और मॉनसून की जो विंड्स हैं इस तरह से मूव करती हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो अपने साथ वो क्या चीज लेके आती है? मॉइस्चराइजर। ठीक है। एंड दैट मॉइस्चराइजर इज रिस्पांसिबल फॉर रेनफॉल। उल्टा बना गया। तो विंड भी एक कंट्रोलर है क्लाइमेट का। ठीक है जी। नेक्स्ट लगाएंगे रिलीफ फीचर्स।
हमने बात की थी जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में स्नोफॉल होती है और बाकी एरिया में रेनफॉल होती है, ऐसे बोला था ना। पर इस चीज का भी एक इनवर्स है, लद्दाख में स्नोफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, पर फिर भी वो ठंडा है। ठीक है, बेंगलुरु की बात की थी मैंने, टॉरिड जोन में है, पर फिर जब ऊटी की बात की थी टॉरिड जोन में है, पर फिर भी वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती। कारण मेघालय जो हाई माउंटेन्स में है, पर यहां स्नोफॉल नहीं होती। कारण डेफिनेटली एक है, जो रिलीफ ऑफ द लैंड है, ठीक है, लैंडस्केप उसका ऐसा है, वो डिसाइड कर देगा कि वहां रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होगी, गर्मी रहेगी या सर्दी रहेगी। अब मैंने विंड्स की थोड़ा देर पहले बात की थी, एक और एग्जांपल है, अगर इस साइड से कोल्ड विंड्स आ रही हैं तो इन बिटवीन कौन खड़ा है? हिमालय, वो नेचुरल बैरियर की तरह उन्हें रोक लेता है। अगर ये विंड को ना कंट्रोल होते, हिमालय ना होता, तो इंडिया भी एक कोल्ड कंट्री होना था। सो इन द सिंपल वे, द सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि अगर किसी जगह का रिलीफ फीचर ही ऐसा है कि वहां पर गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, ज्यादा रेनफॉल हो या ना हो, ठीक है, वो रिलीफ फीचर ही डिसाइड करता है। अब मेघालय में रिलीफ फीचर ऐसे हैं, यहां ना 3 माउंटेन रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है, और राजस्थान में यहां पर अरावली रेंज है, ठीक है। और अगर कोई क्लाउड्स यहां से आते हैं तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स उसे रोक लेती है, रेनफॉल करवा देती है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है विंड्स, ठीक है। यहां का रिलीफ फीचर ऐसा हो गया, दैट्स व्हाई यहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी मेघालय में। अरावली की जो शेप है वो है विंडवर्ड साइड में, तो उसके कारण अरावली के जो माउंटेन्स है इसे रोक नहीं पाते और इसे जो क्लाउड्स है इसे क्रॉस कर जाते हैं राजस्थान में, फिर भी बारिश नहीं होती। अगर ये उल्टी साइड में होता, इसकी डायरेक्शन अरावली माउंटेन रेंज की, तो राजस्थान में डेजर्ट नहीं होना था। आई सिंपली वांट टू से द रिलीफ ऑफ द प्लेस इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये वाले हमारे दो टॉपिक हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद जो करने वाले, पहले मैं इसे रब कर दूं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? वैसे हमने लास्ट वाले पॉइंट में कर ही दिया था, अब थोड़ा सा इसे और इलैबोरेट कर देते हैं। पहला है लैटिट्यूड, ठीक है। इंडिया कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, इंडिया नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। यानी कि जो साउथ इंडिया है, इसके नीचे वाला हिस्सा वो टॉरिड जोन में और ऊपर वाला टेम्परेट जोन में रहता है, ठीक है। इंडिया ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इंडिया की लोकेशन और क्या डिटरमाइन करती है कि लैटिट्यूड वाइज इंडिया इमीडिएटली ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये चीजें इंडिया के क्लाइमेट को
डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं जो सब ट्रॉपिकल एरिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट और किस्म का होगा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे वाला हिस्सा, चाहे वो लक्षद्वीप लगा लीजिए, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड लगा लीजिए, केरला लगा लीजिए, यहाँ का जो क्लाइमेट है उस टाइप का रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये रब कर देता हूं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? जो हम बुक्स में पढ़ते हैं 8848 मीटर पर ये टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब उसकी जो कैलकुलेशन जो की जाती है, उसकी हाइट मेजर की जाती है, वो समुद्र तल से की जाती है, ठीक है। जो ये इससे यहां से ऊंचाई 8848 मीटर की है, पर आपको पता है वर्ल्ड में एक और माउंटेन है जिसकी टोटल हाइट 9000 है, पर उसका 3000 का जो हिस्सा है समुद्र में है, सी में है, और 6000 है वो उसके ऊपर है। दैट्स व्हाई उसे दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन नहीं माना जाता। माउंट एवरेस्ट ये रही है जो, इसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है, ठीक है जी। क्यों है? क्योंकि इसकी हाइट जो एल्टीट्यूड है इसका समुद्र तल से ऊपर है। कोई भी जगह जिसकी हाइट समुद्र तल से जितनी ऊपर है उसका टेम्परेचर डेफिनेटली डाउन रहेगा, ठीक है जी, बिल्कुल रहेगा। दैट्स व्हाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, ठीक है, इस जगह पर कोल्ड या ठंडा क्लाइमेट रहेगा। ये वाली जगह जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है यहाँ पर वार्म रहेगा। अगर वार्म रहेगा, मैं इंडिया के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, अगर पर जहां इंडियन ओशन में कोल्ड करंट आते हुए फिर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होती है, होनी थी श्योर में। तो अगर किसी जगह की हाइट इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड ज्यादा है तो वो कोल्ड रहेगा, अगर वो एल्टीट्यूड कम है तो कम रहेगा। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जिनकी हाइट है 6000 8000 मीटर से भी ज्यादा हाई है, और कुछ ऐसी हैं जो 30 मीटर तक की रुकी हुई हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड्स हवाएं, ठीक है। तो विंड्स अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ विंड्स हिमालय में चलेगी, कुछ इस एरिया में चलेगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, ठीक है, इस तरह से। विजिबिलिटी सही है, ओके। तीसरा पॉइंट जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है दैट इज प्रेशर एंड विंड। मैंने एक एक करके यहां पर कैटेगरी बांट दी है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये पूरी टेक्निकल लैंग्वेज समझने से पहले आप थोड़ा सा इस चीज को फोकस कर लीजिएगा कि जो विंड की मूवमेंट होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ या किसी भी डायरेक्शन में, इसके पीछे का जो रीजन रहता है वो रहता है हीट एंड कोल्ड, ठीक है। हीट वाले हिस्से को जहां पर गर्मी होती है या अर्थ सरफेस गर्म होती है उसे बोलेंगे लो प्रेशर बोला जाता है, और कोल्ड वाला जो हिस्सा होता है उसे हाई प्रेशर बोला जाता है। अगर एक जगह पे जो अर्थ सरफेस है या सरफेस है वो गर्म है, एक जगह पे ठंडा है, तो एयर जो विंड है इसमें सर्कुलेट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये हीट और कोल्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो पॉइंट नंबर पहला समझिए कि इंडिया की जो लोकेशन है ये होती है ईस्टर्ली विंड के साथ। जो ईस्टर्ली विंड का एरिया आता है पूरे ग्लोब पर, इंडिया की लोकेशन वहां पे पड़ती है। अब इंडिया के भी दो हिस्से बनते हैं, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो जब समर सीजन में ये जो विंड्स हैं ओरिजिनेट भी इस एरिया में होती है,
फाइन, इस एरिया में। समर सीजन में और ये नीचे की तरफ तो ब्लो जाता है क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा होती है, यहां कम होती है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्लो जाता है, पर कॉलेज फोर्स के कारण ये यहां आके रुक जाती है। फाइन, नेक्स्ट आएगा इसका, अब विंटर सीजन की बात करें। विंटर सीजन में लो प्रेशर एरिया कौन सा हो जाता है? ठीक है, ये वाला, ये हाई प्रेशर एरिया है क्योंकि यहां पर अर्थ सरफेस ठंडी हो चुकी है, यहां अभी वार्म पड़ी है, तो विंड की डायरेक्शन डेफिनेटली इस साइड पर है, ठीक है, पर यहां से ये विंड अपने साथ रेनफॉल नहीं लेके आएगी क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर नहीं होता। अब यहां पर जाते जाते जब विंड यहां तक आ चुकी है तो क्या होता है, समर में जाके, ठीक है, समर में जाके ये लो प्रेशर एरिया डेवलप कहां पर बन जाता है? लो प्रेशर एरिया समर में, ये वाले हिस्से, ठीक है। अब विंड्स ने इस साइड में मूव करना है ऊपर की तरफ। जब विंड ऊपर की तरफ को मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो अपने साथ ये ओशियन या सी से बहुत सारा मॉइस्चराइजर ले जाएगी और सारे के सारे एरिया में ये रेनफॉल करवाएगी, जिसे मॉनसून बोला जाता है। अच्छा, ये हो गया जो बताया मैंने प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में बताया। नेक्स्ट आता है अपर एयर सर्कुलेशन। उसमें एक वेस्टर्ली फ्लो नाम का, वेस्टर्ली इस साइड को फ्लो नाम का जो उसका अपर रहता है, वो सर्कल रहता है, उसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट स्ट्रीम बोला जाता है उसे। ओवर इंडिया दीस जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ टू हिमालय, हिमालय का साउथ वाला हिस्सा ये वाला, और इसके साथ साथ ये फ्लो होता है इस साइड में, ठीक है, साउथ टू हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट समर। ये सारा साल इस तरह से फ्लो होता है, पर समर में नहीं फ्लो होता ये वाला, ठीक है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस experienced in the north and northwestern parts in India are brought in by the westerly flow, ठीक है। नेक्स्ट आएगा the an easterly jet stream refers to as subtropical easterly jet stream blow over peninsula area approximately 14 degree north during the summer season। नॉर्मली ऐसे बताया कि सारा साल ये हिमालय के साउथ में मूव होता है, पर जब आ जाता है टाइम समर का तो ये अपनी लोकेशन शिफ्ट करके यहां तक 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ले आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आज के टॉपिक जो वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है दैट इज ऑफ मशीनिज्म ऑफ मॉनसून। नॉर्मली मैंने इसके 3 पार्ट्स करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट रहेगा मॉनसून के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे जो पॉइंट नंबर 4 है, इट इज अबाउट मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया। पर आई थिंक इस वीडियो में वो कवर होने वाला नहीं, और मेरा मन है कि आपको अच्छी तरह से और पूरी डिटेल में कराऊं मॉनसून के बारे में। तो आज के इस वीडियो में अब तक इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनसून के मशीनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। और मॉनसून के हम दोनों इसे डायमेंशंस में पढ़ेंगे, ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। दूसरा टॉपिक रहेगा मशीनिज्म ऑफ मॉनसून। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।